हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे टैक्स रिवीजन सीरीज का ये पहला वीडियो है। बहुत सारे सजेशंस मिले थे टू मेक वीडियोस ऑन टैक्स, सो ये शॉर्ट रिविजनरी वीडियोस है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें हम लोग इतने सारे सेक्शंस कवर्ड करने वाले हैं। सेक्शन 79 115 JB, बाकी सब 115 के सेक्शन जो है टिल सेक्शन 115 BBG वी विल कवर। सेक्शन 79 क्या बोलता है? ऐसी कंपनी जहां पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, इन दैट केसेस जो लॉस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इन केस प्रीवियस ईयर में एक कोई लॉस हुआ है, वो लॉस जब इनकर हुआ था तो जो 51% का वोटिंग पावर जो शेयर होल्डर्स के पास था, अगर वही शेयर होल्डर्स अभी भी 51% कैरी कर रहे हैं वोटिंग पावर का, इन दैट केस वो लॉस को, प्रीवियस ईयर का लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने अलाउ किया दिया जाएगा। अगर वो 51% से चेंज हो गया, लाइक प्रीवियस ईयर XY को मिलाकर 51% हो रहा था, बट इस साल Y और Z आ गया और उनका, तो ये जो प्रीवियस ईयर होल्ड कर रहे थे उनका 51% नहीं हो रहा है। अभी तो X चला गया और Y आ गया उसके जगह पे। सो अगर 51% कैरी नहीं कर रहा है, जो लास्ट ईयर जो शेयर होल्डर होल्ड कर रहे थे 51% ऑफ वोटिंग राइट, इस साल नहीं है, तो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। एग्जेम्पशन है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ किया जाएगा। ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑल्सो। कुछ एग्जेम्पशंस है ये सेक्शन के, जैसे ट्रांसफर ड्यू टू डेथ। अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर टेक प्लेस हो रहा है ड्यू टू डेथ या बाय वे ऑफ गिफ्ट या एमलगेमेशन और डिमर्जर होने के कारण ऑफ फॉरेन कंपनी, ये शेयर्स के प्रोपोर्शनेट में चेंजेस आ रहा है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड अगर है इन दैट केस, और ये एक नया है डिस्ट्रेस कंपनी, तो इन केसेस में एग्जेम्पशन है, मतलब अगर शेयर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज होती भी है तो भी अलाउ किया जाएगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के केस में। इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रीवियस ईयर 17-18 का बिजनेस लॉस 12 लाख था, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 2 लाख। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स, A 30%, B 25%, C 20% एंड D 25%। प्रीवियस ईयर 2018-19 मीन्स द नेक्स्ट ईयर बिजनेस प्रॉफिट 25 लाख का हुआ है बिफोर एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं किया हुआ है अभी। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, E 30%, F 25, C 20 एंड D 25। सो यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स है, यहाँ पे ABCD, ये जो कंपोजिशन है नेक्स्ट ईयर में वो कंपोजिशन नहीं है, मतलब A जो था वो A का पार्ट नहीं है और B भी नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का सिर्फ C और D है। सिंस द C एंड D का जो कंपोजिशन है ये 51% नहीं आ रहा है, मीन्स इस साल का जो शेयर होल्डर है वो पिछले साल में 51% नहीं होल्ड कर रहे हैं। C और D को मिलाकर 45% ही हुआ। इन दैट केस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अलाउ नहीं किया जाएगा और ये 12 लाख का कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा, बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अलाउ किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, सो ये अलाउड है। How shall view differ if Mr. B had gifted the shares to Mr. F? In case of gift, अगर वो गिफ्ट किया रहता तो वो हम लोग पढ़ें कि एक्सेप्शन में आता है, तो इन दैट केस B होता 25, सो 25, C 20 एंड D 25। सो ये तीनों को ऐड करके 51% से ज़्यादा का शेयर हो रहा है, मतलब 51% से ज़्यादा ये लोग पिछले साल शेयर होल्ड कर रहे थे और इस साल भी है। सो इन दैट केस ये जो बिजनेस लॉस है ये अलाउ किया जाएगा टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19। सेक्शन 79 कंप्लीटेड। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 115 JB MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो जीरो टैक्स कंपनीज है जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं या फिर अपना जो टैक्स है उसको रिड्यूस करके दिखा रहे हैं, जो इनकम है रिड्यूस कर रहे हैं ताकि टैक्स का लाइबिलिटी भी कम पड़े, तो उन कंपनीज को भी टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए और एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लाया गया है। सो ये सभी कंपनीज में एप्लीकेबल है। नो इम्पैक्ट ऑफ ऑन मैट लॉसेस, तो इसका लॉसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसका जो रेट ऑफ चार्ज है, वेट लेट मी शो, रेट ऑफ चार्ज है वो 15% है। ये 18.5% था बट ये अमेंड होकर 15% हो गया है। और ये जो 15% हम लोग चार्ज करते हैं वो हम लोग बुक प्रॉफिट पे चार्ज करते हैं। इन यूनिट IFSC, अगर SSC IFSC का है तो मैट का रेट 9% हो जाएगा,
बुक प्रॉफिट जो है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाना है। हाउएवर इन केस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये स्टेटमेंट जो है उनके एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस आते हैं, जो जो एक्ट उनको गवर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है, इन इसके केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे इफ दिया हुआ है, अगर एसएससी जो है, ये 2 पॉइंट दिया है, जो एसएससी जो है अगर गवर्नमेंट का कुछ एग्रीमेंट के अंडर है या फिर नहीं है, यहाँ टैक्स पॉइंट में बता दिया गया है इन शॉर्ट। MAT provision is not applicable to an SSC being a foreign company where its total income comprises solely of profits and gain जो बिजनेस से आ रहा है, विच इज रेफर्ड इन सेक्शन 44B, 44BB, 44BBA और 44BBB, जिसके अंदर वो जो इनकम है उसके ही अंदर वो टैक्स जो है, टैक्स रेट स्पेसिफाई कर देते हैं और उसमें ही टैक्स वो काट लेते हैं। नो इम्पैक्ट ऑफ मैट ऑन लॉसेस, ऑलरेडी सेड, मैट पर लॉसेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सेक्शन 4, बिजनेस इनकम एडजस्टेड बिफोर एडजस्टिंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड बुक प्रॉफिट फॉर एक्स लिमिटेड दिया हुआ है। विल सॉल्व फॉर ईयर 1। बिजनेस इनकम जो है वो नेगेटिव में है, मतलब ये लॉस आया है, और बुक प्रॉफिट के हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट आया है। सो इसमें कंप्यूट कैसे होगा? बिजनेस इनकम आफ्टर सेट ऑफ जो है वो 2 लाख का है नेगेटिव में। टैक्स और एट द रेट 30% होता है ऑन कंपनीज, बट यहाँ पे बीइंग ये नेगेटिव में है, मतलब लॉस आया, सो नो टैक्स। बट बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली 1 लाख का प्रॉफिट है, इस पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का 15% का रेट लगा देंगे। ये ओल्ड बुक है, सो इसमें अमेंडेड वर्जन नहीं दिया हुआ है, बट अब 15% हो गया है इसका रेट, और 15% के अकॉर्डिंगली 15% ऑफ 1 लाख जो वैल्यू आएगा वो एज मैट पे करना पड़ेगा। टैक्स हायर ऑफ ए एंड बी, तो ए में तो टैक्स पे नहीं हो रहा कुछ भी, इसलिए जो भी बी का टैक्स पे हो रहा है वही हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है फॉर्मेट टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है वो दिया हुआ है। सिंपली यू हैव टू एडजस्ट, मतलब जो ऐड करना है वो ऐड करना होगा और जो लेस करना है वो लेस करने से हमारा बुक प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे ऐड क्या क्या करना है? इनकम टैक्स पेड और पेएबल, जो इंक्लूड करता है डीडीटी, एनी इंटरेस्ट अंडर आईटी, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। क्या इंक्लूड नहीं होता? पेनाल्टी पेड या पेएबल, एनी इंटरेस्ट और पेनाल्टी पेड और पेएबल अंडर वेल्थ टैक्स, वो भी नहीं आएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रिजर्व्स का क्या अमाउंट आता है? जो भी प्रोविजन रिजर्व का बनाया हुआ है फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज वो आ जाएगा। डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर लॉसेज, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको एक बार ये रीड करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐड करना है। देन वी हैव टू रिड्यूस दैट अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन। जस्ट रीड इट, पता चल जाएगा कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। सेशन नंबर 5, Apple Industry Limited provides the following information for financial year 2018-19. Net profit is given 120 lakhs, proposed dividend 30 lakhs, profit from unit established under SEZ 20 lakhs. सो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड, लेस कर देंगे प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टेब्लिश अंडर SEZ, ये प्रॉफिट नहीं आएगा, ये प्रॉफिट अमाउंट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, जितना भी प्रोविजन है वो ऐड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग ऐड करेंगे, बट जो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन है वो नहीं आएगा। मतलब ये अलाउड है, रिवैल्यूएशन वाला ही अलाउ होगा, बाकी नहीं आएगा, इसलिए जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त नेट प्रॉफिट अमाउंट लिखा है और उसमें ऐड कर दे रहे हैं सारा प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजंस जो भी है वो सब ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट भी टोटल ऐड कर देंगे, जो 10 लाख डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया सभी ऐड करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड लेस कर देंगे वो अमाउंट जो पीएल में डेबिट किया गया है, जो पीएल में दिया हुआ है, बट इग्नोरिंग द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंट को एक्सक्लूड करते हैं, वो नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन वैल्यू 1 लाख था वो 10 लाख से लेस कर दिए हैं और 9 लाख का ही हम लोग को अलाउ किया है। और लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो भी उसका वैल्यू था लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, यहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज टोटल 10 लाख आ रहा है, वो अमाउंट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। दोनों को हम लोग टोटल अमाउंट से लेस कर देंगे और बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सी द अमाउंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जिसका भी वैल्यू लेस रहेगा, उसको हम लोग बुक प्रॉफिट से रिड्यूस करेंगे।
सो ये वाला पॉइंट इस इलस्ट्रेशन में यूज़ हुआ है। इलस्ट्रेशन 6 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बताता है, जहाँ पर बुक प्रॉफिट भी दिया है और नॉर्मल प्रोविजन के अंडर जो प्रॉफिट है वो भी दिया हुआ है। सो बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JBR 60 लाख और सेम पीरियड के लिए जो आईटी प्रोविजन के अंडर प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है वो है 12 लाख। नाउ it is saying that indicate whether the company is eligible for any tax credit और कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल होगा। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन से पहले टैक्स कंप्यूट करेंगे। जो 12 लाख अंडर नॉर्मल आईटी प्रोविजन आ रहा है, 12 लाख का प्रॉफिट, उससे हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। ये बीइंग अ कंपनी 30% के रेट पे टैक्स निकलेगा, तो 12 लाख का 30% 3,60,000 आ रहा है। नेक्स्ट बुक प्रॉफिट जो हम लोग का 60 लाख दिया हुआ है वो लिखेंगे और एट द रेट 15% निकालेंगे। यहाँ बुक में 18.5% दिया हुआ है, पर अभी अमेंड होने के कारण ये 15% बैठेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 9 लाख आ जाएगा। 60 लाख इंटू 15%, हाँ तो 9 लाख वैल्यू आ रहा है। सो यहाँ पे 9 लाख हो जाएगा। सो 3,60,000 और 9 लाख में जो भी हायर अमाउंट है वो अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ हायर अमाउंट 9 लाख है, तो 9 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा वैल्यू आ जाएगा निकाल कर जो भी। या तो आंसर रॉन्ग आएगा, ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि 9 लाख पे हम लोग का टैक्स लायबिलिटी निकला है और उसमें हम लोग हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे, तो हम लोग का टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आएगा। टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 115 JA। तो मतलब जो टैक्स हम लोग अंडर सेक्शन 115 JB जो बुक प्रॉफिट करके मैट के अंडर हम लोग टैक्स निकालते हैं, उसका क्रेडिट अवेलेबल होता है टू SSC। अब ये क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इक्वल्स टू टैक्स पेड अंडर सेक्शन 115 JB जो मैट से हम लोग टैक्स निकाले थे अभी, लेस टैक्स पेबल एज पर अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब जो नॉर्मल आईटी प्रोविजन से टैक्स पे होगा उससे उससे लेस करेंगे मैट वाला टैक्स अमाउंट, तो हम लोग का टैक्स क्रेडिट अवेलेबल वैल्यू आ जाएगा। सेक्शन 115 QA टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू शेयर होल्डर्स। मतलब अगर एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। वो टैक्स का रेट क्या है, 20% प्लस 12% प्लस 4%। ये सरचार्ज और हेल्थ एडुकेशन सेस मिलाकर ये वाला अमाउंट आ रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ये जो रेट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का फॉर्मूला होता है बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। जो इशू प्राइस है इसमें प्रीमियम इंक्लूड रहेगा अगर कोई प्रीमियम है तो। ये जो रेट है टैक्स जो लाइबिलिटी पड़ रहा है वो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी है, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034A। और अगर लेट कर रहे हैं या जो पेनल्टी पड़ेगा, इंटरेस्ट जो पड़ेगा फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका रेट है 1%, और ये सेक्शन 115 QB में डिफाइंड है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115O। इसमें जो डिविडेंड कंपनी पे करता है अंडर सेक्शन 222E, तो उस पर टैक्स रेट रहेगा 30% प्लस सरचार्ज जो 12% है, और हेल्थ एजुकेशन सेस जो है 4%। सो ये अमाउंट है जो ये टैक्स का रेट है डिविडेंड अंडर सेक्शन इतना पे। और अगर इसको छोड़कर अगर अदर डिविडेंड पे हो रहा है तो उसका जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका 15% डिवाइड बाई 85% जो अमाउंट है उस पर रेट बैठेगा। सो इसका वैल्यू निकल के आता है 17.647%। सो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इतना परसेंट भी कर सकते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मूला है ना ये ग्रॉस वैल्यू पे बेस करके है, क्योंकि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नेट अमाउंट है, मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। सो ये ग्रॉस अमाउंट नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से एडजस्ट करके दिया गया है। सो आगे के एग्जाम्पल्स में समझेंगे ये ग्रॉसिंग अप का क्या मतलब बन रहा है। देखिए बुक में इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, और टैक्स पॉइंट पढ़ लेते हैं कुछ। डिस्ट्रीब्यूट जो डिविडेंड पे है वो मे बी इंटरिम हो सकता है या करंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी हो सकता है। टैक्स शेल बी इन एडिशन टू इनकम टैक्स, मतलब ये एडिशनल टैक्स है, ये इनकम टैक्स पे नहीं आ रहा है। सो इस पे नो डिडक्शन मतलब डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। इस पे DDT जो है एप्लीकेबल इवन इफ द कंपनी हैज डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ इट्स एग्जेम्प्टेड इनकम। तो अगर एग्जेम्प्टेड इनकम का भी आउट ऑफ इट वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो भी DDT एप्लीकेबल होगा, और शेयर होल्डर को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस टैक्स का कोई क्रेडिट शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 12
H Limited has received dividend of 5 lakh from its subsidiary company S Limited. Further, H declares dividend of rupees 12 lakh to its shareholders. Dividend distribution tax will be paid as under. So यहाँ पे हम लोग ग्रॉसिंग अप का मतलब समझेंगे. डिविडेंड पेड जो है एस लिमिटेड एच लिमिटेड, तो एस लिमिटेड एच को पे किया डिविडेंड 5 लाख का, और एच जो है वो 12 लाख का डिविडेंड पे कर रहा है. तो यहाँ से लेस कर देंगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि इसका हम लोग को अगर एक कंपनी को उसकी सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो वो हम लोग लेस कर देते हैं. सो एच जो है ये 12 लाख का इसका डिविडेंड ये पे कर रहा है, तो उसे लेस कर देंगे वो डिविडेंड अमाउंट जो वो उसको अपने होल्डिंग कंपनी, ये जो सब्सिडरी है ना इसकी, तो वो वाला अमाउंट लेस कर देंगे, 5 लाख लेस कर देंगे. देन बैलेंस अमाउंट से हम लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 1150 अभी जो देखे हैं. तो उसका फॉर्मूला था बैलेंस अमाउंट इंटू 15/1885 इंटू 1112 इंटू 104. ये जो है ये सच अमाउंट है 12%. इसको ग्रॉसिंग अप करके किया गया है क्योंकि ये 100 पे बेस्ड करके कर रहे हैं ना, इसलिए 100 + 12 तो 112% और 100 + 4% 104% करके टैक्स निकाल लेंगे ऑन 5 लाख एंड ऑन 7 लाख रिस्पेक्टिवली. सेक्शन 79 115 JB QA कंप्लीट हो गया है, 15 OB कंप्लीट हो गया है. नाउ विल डू ऑफ सेक्शन 115 R डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स. जो यूनिट होल्डर्स को हम लोग जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका टैक्सेबल रेट क्या होता है. सो इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड से जो इनकम हो रहा है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है. इसमें सिर्फ टैक्स रेट किस बेसिस पे कितना कितना है वो देखेंगे. सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनकम टू एनी पर्सन तो वो 10% पे टैक्स चार्ज होगा. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और अ लिक्विड फंड टू इंडिविजुअल 25%, और अदर फंड भी टू इंडिविजुअल कर रहा है तो 25%. बट अगर ये किसी अदर पर्सन को करता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल या HUF, बोथ इन केस ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और अदर फंड, तो वो 30% रेट पे टैक्स चार्ज होगा. यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है, जस्ट रीड इट. ऑल्सो इसमें जो टैक्स चार्ज होगा वो आफ्टर कंप्यूटिंग शेल बी कंप्यूटेड आफ्टर ग्रॉसिंग ऑफ द टैक्स. तो ग्रॉस अप करना यहाँ भी पड़ेगा, और इसमें सरचार्ज और हेल्थ एडुकेशन सेस भी ऐड करना पड़ेगा. सेक्शन 115 TCA इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट. तो इसके केस में जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर. जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं उसके हैंड में ये टैक्सेबल हो जाएगा. सो इसमें बोल रहा है कि डिडक्ट TDS ऑन पेमेंट और क्रेडिट. मतलब TDS डिडक्ट करना पड़ेगा या तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं या तो जब वो एक्रू हो रहा है, मतलब वो क्रेडिट हो रहा है. विच एवर इज अर्लियर. रेट दे दिया है 25% फॉर रेसिडेंट और HUF, 30% फॉर अदर रेसिडेंट NR. अगर नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो 40% NR एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी जो है वो 30%. मतलब नॉर्मल NR है तो 30% और अगर NR कंपनी है तो 40%. टैक्स ऑन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर एंड बिजनेस ट्रस्ट सेक्शन 115 UA. सो ये शॉर्ट नोट के जरिए हम लोग ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे. सो फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट. बिजनेस ट्रस्ट सी ए इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल और डिविडेंड. सो ये जो इनकम है ये बिजनेस ट्रस्ट का एग्जेम्प्ट होगा. और बी में है इनकम फ्रॉम REIT. सो इसके अंडर जो इनकम आएगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा. ये सेक्शन 1023 FC बोलता है और इसका है सेक्शन 1023 FCA. अब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, ये तो बिजनेस ट्रस्ट का था और ये यूनिट होल्डर्स का है जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है. ऑल इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 FD. 1023 FCA यहाँ था और FD यहाँ पर है, एक्सेप्ट सेक्शन 1023 FC एंड FCA. जो यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट किया गया था वो यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, और इसका रेट है 5% फॉर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी. इसमें सरचार्ज भी ऐड करते हैं. डेफिनेशन में स्पेशल पर्पस व्हीकल दिया हुआ है, मीन्स एन इंडियन कंपनी इन विच बिजनेस ट्रस्ट होल्ड्स इंटरेस्ट एनी स्पेसिफिक परसेंटेज. तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है. और बी में था इनकम ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो अभी नोट में देखे हैं सेक्शन 1023 FCA के अंडर. सो ये शॉर्ट नोट से हम लोग पढ़ चुके हैं. सेक्शन 14 DEF एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. REIT ये एक हाउस प्रॉपर्टी, इट ओन्स हाउस प्रॉपर्टी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. बिसाइड उसका एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है A लिमिटेड में. ये A लिमिटेड क्या है, ये एक SPV है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो DEF ही क्रिएट किया है फॉर द पर्पज ऑफ ओइंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज.
सो हम लोग अभी शॉर्ट नोट में पढ़े थे कि ए लिमिटेड जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इससे मिला हुआ डिविडेंड या इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे रेंटल इनकम और ये पूरा दे दिया है, एक रेंटल इनकम और जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सब दिया हुआ है। अब सबसे पहले ये पता है कि REIT जो है इसका जो इनकम होगा ये एग्जेम्प्ट होगा। सी गाइस, यहाँ पर इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बाय इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड स्पेशल पर्पस व्हीकल से हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इनकम ऑफ REIT, सो हाउस रेंट भी एक तरह का इनकम है तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1023 FCA, और बाकी इसके अंडर एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट और डिविडेंड। सो यहाँ पे पहला रेंटल इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ओन्ड बाय DEF। सो जो रेंटल इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसलिए नेल आया है यहाँ पे। बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितना भी अमाउंट था कंप्यूट करके वो आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड ए लिमिटेड जो एक SPV है उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड उससे जो मिल रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1023 FC और FCA के तहत पे। तो टोटल इनकम कंप्यूट हो गया 30। अब इस पर टैक्स ऑन अबव जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है उससे हम लोग टैक्स करेंगे, और ये देखिए सरचार्ज भी ऐड किया हुआ है। शॉर्ट टर्म का जो रेट है उस पर हम लोग शॉर्ट टर्म का टैक्स चार्ज कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म वाला कहाँ गया, ये 2 करोड़, और यहाँ लॉन्ग टर्म जो था 20 करोड़, वो उस रेट पे टैक्स चार्ज कर देंगे। सेक्शन 115 UB, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर। सो अगर यूनिट होल्डर है तो उसको सारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा उसका, एक्सेप्ट PGPP, बट इन्वेस्टमेंट फंड का सारा इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा और PGPP है टैक्सेबल हो जाएगा। जस्ट दी ऑपोजिट, यहाँ PGPP एग्जेम्प्ट था, यहाँ PGPP टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर कंपनी को एट द रेट 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अदर जो ये है TDS पर उसको जो एग्जेम्प्ट आ रहा है इनकम उस पर TDS को डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 30% एंड 40% इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी, NR की 30%, रेसिडेंट का 10% एंड अदर्स का भी 10%। So far we have completed many of the sections except section 115 BBF and BBG। BBF पेटेंट के बारे में बोलता है, BBG ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट के बारे में बोलता है। सो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम पेटेंट्स, सो जहाँ एक टोटल इनकम ऑफ एन एलिजिबल SSE इंक्लूड करता है इन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, टैक्स एट द रेट 10% शेल बी पेबल ऑन सच रॉयल्टी इनकम। एलिजिबल SSE का मतलब है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड हु इज अ पेटेंटी, और पेटेंटी का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, the being the true and first inventor of the invention whose name is entered on the patent register as a patentee. Developed means at least 75% of the expenditure incurred in India by the eligible SSE for any invention. रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट का मतलब होता है कंसिडरेशन जो उसको मिल रहा है इंक्लूड्स लमसम कंसिडरेशन, लेकिन एक्सक्लूड करता है एनी कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अदर प्रोविजन में आता है, इसमें कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट सेक्शन 115 BBG, यहाँ बोलता है कि कोई भी SSE है जिसका टोटल इनकम इंक्लूड करता है एनी इनकम बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, so tax at the rate 10% is payable on the total income by way of no on the income by way of transfer of carbon credit। जो इनकम उसका CC से आ रहा है उस पर 10% का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट का मीनिंग दिया है रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, पढ़ लीजिएगा इसको, और नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। मेजर पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, अब कुछ सेक्शंस और बचा है। सेक्शन 11(2) बोलता है जहाँ एक ट्रस्ट अपना 85% इनकम अप्लाई नहीं कर सका फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, देन उसको क्या करना पड़ेगा, वो उसको सेट असाइड कर सकता है, अलग रख सकता है इन फुल और इन पार्ट, मैक्सिमम 5 सालों के लिए फॉर टू बी अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो अब ये जो सेट असाइड करेगा वो कहाँ कहाँ सेट असाइड कर सकता है, वो एक गवर्नमेंट सेविंग में रख सकता है, डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई
सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, investment or deposit in any public sector company, deposit with or investment in any bond issued by financial corporation, deposit with IDBI, registration of trust section 12A and 12A. A trust is required to apply for registration in the form 10A with commissioner of income tax. So उसको exemption मिलेगा from the assessment year, relevant assessment year to the financial year in which the application was made. प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जो कमिश्नर है, जब उसको रिसिप्ट मिलेगा ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द ट्रस्ट, सो वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट जो उसको लगे कि ज़रूरी है, और मेक सच इंक्वायरीज, वो इंक्वायरीज भी बिठा सकता है। मेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो जहाँ पे एक ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जिसको ग्रांट किया गया था अंडर दिस सेक्शन, तो अगर उसका जो पर्पस या एक्टिविटी है वो नॉट जेन्युइन, अगर जेन्युइन नहीं लग रहा है या फिर वो कैरी आउट नहीं कर रहा अपना एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, जो उसका ऑब्जेक्ट था ट्रस्ट का वो नहीं कर रहा है वैसा, तो कमिश्नर है जब वो नोटिस पास करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट जो ट्रस्ट है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑफ बीइंग हर्ड, और कैंसिलेशन ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है इसका जो पावर है वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास रहता है, वो चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है इनका रजिस्ट्रेशन। तो गाइज हम लोग का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, ये सारे पोर्शन हमने कवर कर लिया है, और थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे शेयर भी करें विथ योर फ्रेंड्स।